हाय एवरीवन, हमारी आज की इस कहानी के नाम है परवाह। बहू, यह कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मनोरमा जी ने अपनी बहू अक्षरा से कहा। अक्षरा बोली, मम्मी जी, तैयारी कर रही हूँ। मैं बताया तो था, सिमी का रोका है तो मायके जाना है। उसी के कमला दीदी को सब अच्छे से समझा दिया है, और अगर आपको कुछ अलग से कहना है तो आप कह देना। मनोरमा जी बोली, यह क्या बहू, तुम तो हर वक्त अपने मायके जाने के ही फिराक में रहती हो। अभी बहन के रोके पे जाना है, फिर शादी में इतना ही था तो शादी ही क्यों की, फिर रहती अपने मायके में। हमें भी कोई ऐसी मिल जाती जिसे हमारी ज्यादा परवाह होती। अक्षरा बोली, यह कैसी बातें कर रही हो आप मम्मी जी? मुझे भी आप लोगों की परवाह है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं अपना मायका, जहाँ मैं जन्म लिया है, पली बड़ी, उसे ही भूल जाऊं। सगी बहन का रोका है तो मेरा जाना तो बनता ही है। भला शादी के बाद मायके से रिश्ते क्यों तोड़ना? मनोरमा जी, देख बहू, हम औरत के जीवन का यह सबसे बड़ा सच है। शादी के बंधन में उसका उसके पति के साथ जो अटूट बंधन बन जाता है, उसके बाद सारे रिश्ते उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं। पति से उसका वजूद है, उसका घर बन जाता है। मायका तो बस एक होटल बनकर रह जाता है, जहाँ घूमने 2-4 दिन के लिए जाया जाता है। खाया पिया वक्त गुजारा और फिर निकल गए। भला होटल के साथ मोह क्यों रखना? अक्षरा बोली, होटल? मम्मी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि यह बात की होटल बना दिया। हमारे बचपन की सारी यादों की यह आपकी सोच होगी, पर मेरी नहीं। मेरे लिए तो यह घर जितना महत्वपूर्ण है, उतना मेरा मायका भी है। और मैं कल अपनी बहन के रोके पे जा रही हूँ। अक्षरा बोली। मनोरमा जी सोच ले, बोली, अगर गई तो फिर शादी पे जाना नहीं हो पाएगा। और अगर तू सोच रही है कि विक्रम तेरी साइड लेगा तो भूल जाओ। उसने आज तक कभी मेरी बातों नहीं टाली। कहीं ऐसा ना हो मायके के बंधन को निभाने के चक्कर में पति के साथ बांधा गया अटूट बंधन टूटने के कगार पे आ जाए। तू क्या समझती है, बाकी बहू की तरह तू भी इस घर में अपना राज चलाएगी और मैं बेचारी बनकर तेरी जो हुजूरी करूंगी? कभी नहीं। इस घर में पहले भी मेरी चली है, आगे भी मेरी ही चलेगी, समझी? मनोरमा जी बोली। अक्षरा इस पर बोलती है, अब कुछ नहीं कह पाती। बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती चली जा रही थी। उसके शादी को ज्यादा दिन नहीं बीते थे, और उसके सास की तानाशाही आदत उसे पहले दिन से खटकती थी। पर आज अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह समझ चुकी थी उसकी भावनाओं को मनोरमा जी कोई कदर नहीं है, और वो कल भी कह सकती थी। तो उसने सोचा अपने पति विक्रम से इस बारे में बात करेगी। रात को जब विक्रम आया तो अक्षरा ने उसे पूरी बातें बताई। तो इस पर विक्रम कहता है, हाँ मुझे सब पता है, माँ ने फोन पे मुझे सब बता दिया है। अपनी पत्नी से बोला। अक्षरा बोली, क्या मम्मी जी ने आपको बता दिया है? अच्छा, फिर आप मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं? आखिर वो तो मेरा मायका है, ऐसे कैसे मैं वहां ना जाऊं? अक्षरा अपने पति से कहती है। विक्रम इस पर बोला, अक्षरा तुम माँ को गलत समझ रही हो। माँ का कहने का वो मतलब नहीं है। उनका तो बस यह कहना है कि बात बात पे मायके मत जाओ, साल 2 साल में एक बार चले जाना। इससे उन्हें भी शांति रहेगी और तुम्हें भी। जब तुम्हें रहना यहाँ है तो यहाँ के तौर तरीके को सीखने पर ज्यादा ध्यान दो, ना कि मुझे तो माँ की बातों में कुछ भी नाजायज नहीं लगा। अक्षरा बोली। विक्रम के मुंह से यह बात सुनकर अक्षरा दंग रह गई। एक बार भी इसके ऐसे विचार शादी से पहले पता चल जाता तो कभी यहाँ पे वो शादी नहीं करती। अक्षरा के मन ही मन सोचा कि पर अक्षरा भी इनको सबक सिखाएगी, यह सोचकर कुछ इरादा करती है। अगले दिन अक्षरा के पापा विनोद जी सुबह सुबह अक्षरा के यहाँ पे आते हैं। तब विक्रम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, और मनोरमा जी बैठकर माला जाप कर रही थी। उन्हें देखकर वो
चौंक कर कहती है, अरे समधन जी, आप इतनी सुबह सुबह? आज तो सिमी का रोका भी है ना, फिर वह सब छोड़कर आप यहाँ? विनोद जी बोले, हाँ आना ही पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अक्षरा को आने नहीं दिया तो मैं ही इसे लेने आ गया हूँ। अब छोटी बहन के रोका पे बड़ी बहन ना हो, ऐसा हो सकता है? भला बुलाइए जरा मेरी लाडो को। लाडो कहाँ है? बाहर आ, देख मैं तुझे लेने आया हूँ। मनोरमा जी बोली, समझन जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मना किया था उसे। आप पता नहीं क्या सोच बैठे। तब तक अक्षरा कमरे में से एक बड़ा सूटकेस लेकर बाहर आती है, जिसे देख माँ बेटे दोनों हैरान होकर पूछते हैं, तुम जा रही हो? दोनों पूछे। अक्षरा बोली, हाँ, और सिर्फ रोका पे नहीं, हमेशा के लिए। अब इस घर में तभी आऊंगी जब मम्मी जी को आप वृद्धाश्रम भेजोगे, वरना तलाक के लिए तैयार रहिएगा। आधी प्रॉपर्टी तो ले ही लूंगी, दहेज में इतना कुछ मांगने के लिए। अब आप लोगों को पता चलेगा जब अटूट बंधन गले का बंधन बन जाए तो कैसा लगता है। चलिए पापा, इनको 2 दिनों का समय देते हैं, फिर करेंगे फैसला। अक्षरा बोली। मनोरमा जी बोली, जा जा, बड़ी आई है, मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ वृद्धाश्रम? सच कहते हैं सभी सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है। अक्षरा बोली, मम्मी जी, वृद्धाश्रम तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, फिर आप तो मुफ्त में मिली हो पति के साथ, आपको मैं क्यों झेलूं? और रही बात इस घर की, वह आपके बेटे के नाम है, तो उस हिसाब से आधा मेरा हुआ। आप कहाँ है इन सब में? और आप सुनिए जी, जो इन्हें नहीं भेजा वृद्धाश्रम तो फिर अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाइएगा। अर्चना अपने पति से बोली। मनोरमा जी बोली, सच ही कहते हैं सभी, आजकल की लड़कियां बस घर तोड़ने ही आती है। जिस घर को इतने सालों से संभाला, उन्हें एक पल नहीं लगता अपने सास ससुर को वहां से निकाल के फेंकने पे। बस यह शादी इसीलिए तो करती है, पर मैं तेरे यह इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी बेटा। तू इसे तलाक दे दे, हम नहीं चाहिए ऐसी लड़की। मनोरमा जी ने फिर विक्रम से कहा, विक्रम और फिर तलाक देकर खुद कंगाल हो जाए। आपने सुना नहीं इसने अभी अभी क्या कहा? माँ, आजकल औरतों के मामले में कानून बड़ी सख्त हो गई है और उसी का फायदा इन जैसी औरतें उठाती है। माँ, आप लोग या कोई कचहरी ना जाकर आपस में मामला सुलझा ले तो बेहतर होगा। मुझे यह फालतू के कलेश नहीं चाहिए, विक्रम बोला। मनोरमा जी अपनी परिस्थिति बिगड़ती देख कहती है, ठीक है बहू, तुझे जो करना है कर, बस यह सब केस कचहरी मत कर। भूल गई थी कि आजकल की लड़कियां बहू बनकर नहीं, चंदी बनकर आती है। कर जो तुझे करना है। अक्षरा, देखा पापा आ गए सारे लाइन पे। मम्मी जी, कैसा लगा जब आपको आपके ही घर से रिश्ता तोड़ने को कहा? आप भी तो वही कर रही थी ना। मम्मी जी, कोई भी लड़की शादी करके क्लेश करने नहीं आती, उसे वहाँ का माहौल वैसा बना देता है। कोई तो उस माहौल में खुद को ढाल लेती है और कोई बस घुटती चली जाती है, और अंत में वो घुटन जब ज्वालामुखी की तरफ बढ़ती है तो कलेश होना स्वाभाविक है। विनोद जी बोले, समझन जी, बेटियां जब शादी होती है तो वह देखती है कितने अरमानों के साथ उसके माता पिता उसे विवाह रहे हैं, ना जाने कितनी कर्ज तक ले लेते हैं उस शादी को निपटाने के लिए। फिर वह उस शादी को क्यों तोड़ना चाहेगी भला? पर जब बार बार उसके वजूद और आत्मसम्मान को तोड़ा जाए तो वह भी मजबूर हो जाती है। औरतें के लिए इतना सख्त कानून यूं ही नहीं बनाए गए हैं क्योंकि आज भी औरतों के साथ यह सब हो रहा है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि सभी औरतें सही है, इसके लायक है, कुछ इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर रही है, पर हम उनमें से नहीं है। हम तो बस
आपको सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए यह नाटक रचा। जो अभी भी आपको समझ ना आया तो बताइए, आगे का काम हम देख लेंगे। अक्षरा बोली, मम्मी जी, हम बहुएं ससुराल में पूरे साल रहकर चाहे कितनी भी सेवा कर ले, पर जब भी हम 2-4 दिनों के लिए अपने मायके जाने की बात करें, हमारी सारी की हुई सेवा भुला दी जाती है और गिरमाए जाते हैं हमारी जिम्मेदारी। और अगर हम अपने लिए कुछ कह दे तो यह कहा जाता है कि हम तो ससुराल बस कलेश करने ही आते हैं। क्यों भाई, हमारी जिम्मेदारी बस ससुराल वालों के लिए ही है? जिन्हें हम सभी अभी भी मिले हैं उनका क्या? जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोसा और इस काबिल बनाया कि आप लोगों की सेवा कर सके, क्या उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? मन्नी हमारी, एक तरफ से तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा बहू आपकी सेवा करे, और दूसरी तरफ जब एक बेटी अपने माता पिता की सेवा करने के बारे में सोचती है तो फिर आप लोगों की छाती पे सांप लूटने लगते हैं। एक पराई लड़की आप लोगों का अपने माता पिता की तरह सेवा कर सकती है, तब तो आप कहते हैं यह उसका धर्म है। और कभी यह तो आप लोग अपने बेटे को नहीं सिखाते कि एक जमाई भी अपने सास ससुर की वैसे ही सेवा करे, यह उसका धर्म क्यों नहीं है? आज मैं जो भी चाहती हूँ बाकी औरतों की तरह से चुपचाप रहकर इसे अपनी तकदीर मान लेती है, पर यह अगर मैंने आज किया तो यह हम औरतों की तकदीर बन जाएगी। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। मनोरमा जी और उसका पति विक्रम चुपचाप वहां खड़े अक्षरा की बातें सुनते हैं। उनकी नजरें भी नीचे थी और शायद बदलाव आया न आया, पर यह कहना जरा ही मुश्किल है कि पर अक्षरा ने भी ठान रखा था कि उसे आगे क्या करना है। अब उसे मतलब अब आगे से ऐसा कुछ ना होगा, वो सोच लिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।